सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर और क्विज आपको मिलेगी आपके कोर्स में। उसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने इनरोल तो कर लिया है लेकिन फिर भी अभी वो वीडियोस और क्विज को नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी नाउ वी आर स्टार्टिंग द डिस्कशन एट 10:15 ऑनवर्ड्स and you will find all the quiz in our recording portion. So you all of you have to complete the quiz. तो आपको 12 बजे तक क्विज मिलेगी, क्योंकि उसके पहले जो लोग भी अपने वीडियो नहीं देख पा रहे हैं वो मुझे कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे तो मैं उनको एक्सेस दे दूंगा। गॉट इट? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस इमेज नाउ। व्हाट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द एक्यूपंक्चर? ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण भाग है कि सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि एक्यूपंक्चर का इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो देखिए, कोर्स की जो भी क्वेरीज हैं अभी आप आधा घंटे के बाद कर लीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पर 8160088512 इस पर कर लीजिएगा। अभी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है ना। और अगर जैसे आपने गूगल पे नंबर मांगा है तो जीपे नंबर मैं आपको देता हूँ। जीपे नंबर इज 9409527123 और चार्जेस है 1259। देखिए, इसके बाद इतने कम प्राइस में कोई कोर्स होने वाला नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और वापस अब रिपीट होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो। रीजन कि ऑलरेडी दिस इज सेकेंड टाइम। अब जो भी बोलेंगे ना, जिनको महाराष्ट्र एक्यू का कोर्स करना है उनको हम इसी की रिकॉर्डिंग देंगे। वी विल नॉट रिपीट द सेम थिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द एक्यूपंक्चर। सो लिसन वेरी केयरफुली। जब भी हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आता है तो ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए सच में हमें बड़ी सावधानी रखनी होती है। तो पहले पेशेंट होते हैं जिनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स? सपोज आपने किसी को निडल लगाई और निडल लगाने के बाद ब्लड रुक ही नहीं रहा है, देन इट बिकम वेरी लाइक स्ट्रेंज। यानी पेशेंट तो घबरा ही जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, हमसे भी ऐसा हुआ है कि हमने क्या किया कि पेशेंट को सिर में निडल लगाई और फट 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 निकाल दी और पेशेंट चला गया और रास्ते में उसने देखा कि ब्लड बह रहा है। तो पेशेंट के लिए ब्लड एकदम रेड अलर्ट साइन होता है, उसके मन में एकदम नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। इट क्रिएट वेरी नेगेटिव इंप्रेशन, वेरी नेगेटिव रेपो एंड द पेशेंट गेट स्केयर्ड। अगर पेशेंट को ब्लड निकलता है तो वो डर जाता है। लेकिन हमको पता है कि दिस इज द वेरी नॉर्मल थिंग, दिस इज द वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बट पेशेंट गेट स्केयर्ड। यानी पेशेंट को इतना डर लगता है, अरे डॉक्टर साहब ब्लड आ गया, अब क्या करें। So if the blood is coming in front of you in your clinic, then no problem. आप पेशेंट को बोल सकते हैं, भाई oh it is very good. See, either it is very good or it is not very good. बट कुछ भी होता है क्लिनिक में, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब दर्द बढ़ गया, वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज टेकिंग द पेशेंट इन द कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट कॉन्फिडेंस में रहेगा तो वो ठीक होगा। अगर पेशेंट डर जाएगा तो वो बीच में ट्रीटमेंट बंद कर देगा। तो if the patient having bleeding disorders, there are many disorders like hemophiliया। ऐसे कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। उसमें क्या होता है कि ब्लड रुकता ही नहीं है एंड द पेशेंट हु इज टेकिंग ब्लड थिनर लाइक एस्प्रिन। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो ब्लड थिनर ले रहे होते हैं जैसे कि एस्प्रिन, तब भी उनके अंदर
ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड रुकने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं, ये बात थियोरेटिकली सही है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एक्यूपंक्चर फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। आज हमारी क्लिनिक में जो भी पेशेंट आते हैं उसमें कितने लोग बीपी की दवाइयां खाते हैं, कितने लोग ब्लड थिनर खाते हैं, कितने लोग एस्पिरिन खाते हैं, तब भी हम उनका आराम से ट्रीटमेंट करते हैं। कितने लोगों ने अपना एंजियोप्लास्टी करवा लिया है और खूब दवाइयां, पैकेट भर भर के दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं और सावधानी रखते हैं बस। सो वी हैव टू बी केयरफुल। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? सुजाता जी को नहीं आ रही है? यस, आई एम ऑडिबल। तो द सो रिमेंबर द वन थिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, बट यू हैव टू बी केयरफुल। सपोज आपने किसी पेशेंट को निडल लगाई और वो बंद ही नहीं हो रहा है ब्लड, सो आपको उस पॉइंट को थोड़ी देर दबा के रखना पड़ेगा जब तक कि वो बंद ना हो जाए। अब होता क्या है, द पर्सन हु इज सफरिंग विद द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, उसके अंदर वो जो क्लॉग ही नहीं बनता, वो यानी वो उसके अंदर वो घाव भरता ही नहीं है, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड, हम किसको एक्यूपंक्चर नहीं करते? सो इन द प्रेगनेंसी we do not stimulate the point Li4, spleen 6 and urinary bladder 67। अब देखिए, अगर आप इसका उल्टा सोचें कि डिलीवरी कराने के लिए कौन से पॉइंट अच्छे हैं, तो ये तीनों पॉइंट अच्छे हैं। आप ये तीनों पॉइंट लगा दो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जब चाइना में एक मुहिम चली थी कि एक से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, वैसे ही हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो वो लोग क्या करते थे, Li4 पर निडल लगाते थे। लेकिन अगर आपने सोचा कि हमने चलो Li4 पर निडल लगा के छोड़ दी तो एबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको Li4 पर निडल लगाकर उसे विगरसली स्टिमुलेट करना होगा। यू हैव टू स्टिमुलेट दिस पॉइंट विगरसली। और जब आप इस पॉइंट को विगरसली स्टिमुलेट करेंगे, जैसे हमने Li4 एकदम ऐसे निडल लगाई, लुक एट मी, अगर हमें Li4 का प्रयोग करके डिलीवरी करानी है तो हम कैसे करा सकते हैं? हम Li4 पर निडल लगाएंगे और उस पॉइंट को ऐसे निडल लगा के ऐसे बिगरसली क्रुअल्टी से स्टिमुलेट करेंगे, लाइक दिस। देन do the it will create the lots of movement in the body, it will make the free flow of energy, it will pump the fetus out. So listen be very carefully। Li4 एक ऐसा पॉइंट है कि Li4 को जब हम निडल लगाते हैं तो सारे एनर्जी के रास्ते खोल देता है और गर्भाशय को भी, गर्भाशय में जाकर गर्भ को धक्का मार के नीचे उतार देता है। अब Li4 का प्रयोग हम पॉजिटिवली कैसे करेंगे? हाउ कैन वी यूज द Li4 पॉइंट पॉजिटिवली? सपोज we are having some pain in the body and reason of pain is the energy blockage, so we will put the Li4 point and do the stimulation, so we will remove the blockage. So that's why Li4 is good point for the as a painkiller point। Li4 की मदद से हम शरीर में होने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं। So that's why Li4 and liver 3, अगर दोनों हाथों में Li4 लगा दो, दोनों पैर में liver 3 लगा दो, आपको किसी भी तरह का दर्द हो वो ठीक हो जाएगा। आपने अभी मान लो वैक्सीनेशन करवाया और आपको दर्द हो रहा है हाथों में, आप दोनों को लगा दो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि आपका एनर्जी का ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा। सो द Li4 एंड liver 3 आर वेरी गुड पॉइंट। सो Li4 इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। हम Li4 को कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं लगाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्लीन 6। रिमेंबर, स्प्लीन 6 इज द वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। स्प्लीन 6 जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, हमारे स्प्लीन 6 इज द डिस्टल पॉइंट ऑफ जेनाइटल पार्ट। स्प्लीन 6 जो होता है वो यूट्रस से और मेल एंड फीमेल दोनों के जेनाइटल पार्ट से गहराई से जुड़ा रहता है। सो इट इज कनेक्टेड विद द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। If you are not able to apply the needle, then you can apply the magnets and you can sedate the Li4. So sedation means the vigorous stimulation means sedation. So Li4 is contraindicated during the pregnancy. Even the spleen 6 is contraindicated in the pregnancy.
अब हम अगर स्प्लीन 6 की बात करें, स्प्लीन 6, स्प्लीन 6 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर जेनाइटल पार्ट। ये हमारे जेनाइटल पार्ट के लिए बड़ा बेहतरीन बिंदु है। सपोज सम फीमेल इज सफरिंग विद द पेनफुल menstruation, painful period, or irregular period, or polycystic ovary, or any problem in the ovary, fallopian tube, and uterus. So, spleen 6 is a very good point. Spleen 6 is not only good for female, it is also good for male. तो स्प्लीन 6 का प्रयोग करके हम मेल में प्रोस्टेट और मेल में होने वाली अलग अलग प्रकार की जेनाइटल प्रॉब्लम्स को और फीमेल की भी जेनाइटल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। बट spleen 6 also create the movement in the chi, so it is contraindicated during the pregnancy. Now the most wonderful point is urinary bladder 67. यूरिनरी ब्लडर 67 तो एक ऐसा बिंदु है जो जो बच्चा गर्भाशय में अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं होता, उसे भी ठीक कर देता है। सो यूवी 67 इज वेरी फेमस पॉइंट। लाइक सपोज हमारे जो ह्यूमन में गर्भाशय में बच्चा होता है, उसका सिर नीचे होता है, ये उसकी सामान्य कंडीशन होती है। लेकिन जब किसी कारण से अभी 7 महीने हो गए हैं, 7.5 महीने हो गए हैं, 8 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी भी बच्चा उल्टा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, गर्भाशय में हलचल पैदा करते हैं। तो हम 8वें महीने में ऑन द 8th मंथ हम यूरिनरी ब्लडर 67 को मॉक्सिवेशन करते हैं, मॉक्सा करते हैं। और मॉक्सा करके यानी इसे हीट से स्टिमुलेट करते हैं, और मॉक्सा करके हम गर्भाशय में हलचल पैदा करते हैं और बच्चा सीधा हो जाता है, मतलब बच्चा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है जो उसकी होना चाहिए, ताकि डिलीवरी आराम से हो सके। और हमारे कई स्टूडेंट्स ने और हमने इसका कई बार प्रयोग करके देखा है। यह कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, ये एकदम सच बात है। सो यूरिनरी ब्लडर 67 इज वेरी गुड पॉइंट इफ यू वांट टू bring the fetus in the normal position. So you can do with the help of urinary bladder 67. It's a very good point. But during the pregnancy, otherwise it is contraindicated. Only in the condition, then the fetus is not in the normal position. We can do the moxa on the urinary bladder 67 on the month of 8, 8th month में हम कर सकते हैं। लेकिन बाकी throughout the pregnancy यह भी contraindicated है। So we never do the stimulation here. So now look at here. अब देखिए यहाँ पर the next point is patient who is drunk. मुझे पहले लगता था क्या फर्क पड़ता है कि पेशेंट ने पिया है या नहीं पिया है, अपने पास आए तो ट्रीटमेंट दे दो। एक दिन एक पिया हुआ पेशेंट मेरे क्लिनिक के सामने रोड पर गिर गया, जाके रोड पर गिर गया, गाड़ी चढ़ते चढ़ते बची उसके ऊपर। अब गाड़ी चढ़ जाती, कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो मैं आपको बताऊं कि अगर वो पेशेंट कार में आया था, पेशेंट कार से निकला और उसने अपना कदम जमीन पर रखा और थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ा के गिर पड़ा। तो पहली बात तो अगर हम एक जनरल हिसाब से सोचे कि अगर पेशेंट ने ड्रंक किया है तो उसको नहीं बुलाना चाहिए, उसको मना कर देना चाहिए, उसको बोलो जब दारू उतर जाए तब आना। तो पेशेंट हु इज ड्रंक not advisable, we cannot call in the clinic. Even if we see as per physiology, when the person is drinking, the liver fire become too high. So our maximum energy will best only just to balance the liver fire. हमारी एनर्जी लिवर फायर में चली जाएगी, हमारी एनर्जी जो हमने जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह खर्च हो जाएगी और हमारा रियल पर्पज रह जाएगा। सो द पेशेंट जिसने दारू पिया, ड्रंक किया है, नॉट एडवाइजेबल। नाउ द नेक्स्ट इज पेशेंट हु हैज हैविंग सीजर यानी इपिलेप्सी, जिसको मिर्गी के झटके आते हैं। क्या उसको एक्यूपंक्चर देना चाहिए? अब इसमें तो लिखा है कि नहीं देना चाहिए, बुक्स में कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर यह है कि ऐसे व्यक्ति को जिसको इपिलेप्सी के झटके आते हैं, उसको हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ना करें, उसको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ना दें, उसको सिंपल निडल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई वो भी तो इंसान है, उसको भी तो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब उसको इपिलेप्सी हो गई है तो ऐसा थोड़ी है कि एक्यूपंक्चर में इपिलेप्सी का ट्रीटमेंट नहीं है। We are also having the treatment of epilepsy. We can also treat the patient who is suffering with the epilepsy.
Okay, so we are doing the acupuncture, but for the patient of epilepsy we are not doing electro acupuncture. But anyway, आपको अगर पूछा जाता है और कोई ऑप्शन ना हो तो आपको इस पेशेंट को भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड में रखना होगा. The most wonderful thing is the patient with the pacemaker. मे बी आपने ऐसे पेशेंट को फेस किया या नहीं किया, बट आई विल टेल यू. पेस मेकर हमारे हार्ट में डाला जाता है और ये एक तरह का आर्टिफिशियल जनरेटर है. जैसे जनरेटर का काम है बिजली पैदा करना, ऐसे ही हमारे हार्ट में ऑलरेडी पेसमेकर होता ही है. हमारे हार्ट में पहले से ही भगवान ने पेसमेकर डाल के हमें भेजा है. ऐसी हमारी हार्ट में कोई कमी नहीं है. जो भगवान ने बनाया वो सब बराबर है. तो भगवान ने जो ऐसे नोट बना के डाला है उसे हम एस ए नोट कहते हैं. SA node is the generator who is creating the electric impulse so that our heart is beating. If SA node is giving electric impulse, so heart is beating. But sometimes SA node get destroyed, SA node get disturbed. That time the doctor are putting the pacemaker, artificial generator. तो क्या करते हैं कि जब हमारा SA node जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है काम करना बंद कर देता है तो डॉक्टर बाहर से एक पेसमेकर डालते हैं. अब आप ये समझिए कि पेस मेकर भी क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है और हम भी अपना एक्यूपंक्चर की निडल लगा के इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर दे रहे हैं. तो हमारे ये आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है. डेफिनेटली इट इज गुड बट इट इज नॉट लाइक ए नेचुरल. तो इसको डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता है जब हम किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में डालते हैं. सो दिस गेट डिस्टर्ब और इसकी एक्सपायरी जल्दी आ जाती है, ये जल्दी खराब होने लगता है. So again, the patient who is having pacemaker, we don't do electroacupuncture, but we can do the acupuncture, and I have done the acupuncture. Okay. Now next, patient taken drugs or alcohol. अगर patient ड्रग और अल्कोहल का सेवन करता है, देखिए मैंने इन सब पेशेंट को प्रैक्टिकली फील किया है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ. अभी शुरुआत में आपको लगेगा कि यार पेशेंट ने अगर ड्रग लिया है तो क्या फर्क पड़ता है, कर दो एक्यूपंक्चर. बट आई विल टेल यू क्लियरली, बिकॉज वी आर working, because there are lots of things. Sometimes we are getting very good results, sometimes we are getting middle results, sometimes we are getting poor results. Then we are keep on searching what we can do now, what we can do now. अब हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा सोचते रहते हैं. ऐसा तो है नहीं कि आपके क्लिनिक में 100 पेशेंट आए और पहली सिटिंग में 100 के 100 ठीक हो गए. इट्स नॉट पॉसिबल. So the person who is taking the drug, they are manic. Sometimes they become very high, sometimes become they very low, and even they are very intelligent. So I faced one problem with one drug addict patient. मैंने उसको बोल दिया आ जाओ कोई बात नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया. अब पेशेंट को एक ट्रीटमेंट में फर्क ना पड़े तो पेशेंट मुझे बैठ के लेक्चर दे खूब सारा हर रोज, और घर पे जाके इतना लंबा व्हाट्सएप मैसेज करे कि उसको स्क्रॉल करने 3 बार तो स्क्रॉल करना पड़े, 3 बार स्क्रॉल करना पड़े. Just doctor, I came with a lots of hope to you, and I was having lots of expectations from the you. Just after single sitting, then after second sitting also, after third sitting also, oh, I am taking my drugs since 15 years, but I am having lots of expectations from you. I have tried all the doctor. Oh, stop, do not come. So what is happening? हम जब क्लिनिक में बैठते हैं तो हमारा दिमाग शांत होना चाहिए. हम खुद सोचते हैं यार हमारा पेशेंट कैसे जल्दी ठीक हो जाए, है ना. हम पेशेंट की जेब टटोल के ट्रीटमेंट नहीं करते कि पेशेंट हमारा ठीक हो जाए, दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन. लेकिन पेशेंट को तो वही एक्सपीरियंस है, क्योंकि आजकल जहां भी जाओ डॉक्टर जेब टटोल के ट्रीटमेंट करते हैं. इफ यू आर हैविंग गुड मनी देन ओके, हॉस्पिटलाइज, वी विल पुट इन द ICU, we will go send you in the rehabilitation center, and you have to give the this much money. तो पेशेंट हैविंग सेम थॉट्स फॉर अस, हमारे लिए भी वही थॉट. तो जो भी ड्रग्स के पेशेंट है ना भाई, उनको लेना तो बहुत सोच समझ के लेना. उनको मेनिया होता है, वो आपको सुना सुना के पका देंगे और फिर आप बोलोगे कि यार मैं एक्यूपंक्चर ही छोड़ दूं, ऐसा होगा. सो द पर्सन हु इज ड्रग एडिक्ट, द पर्सन हु इज एडिक्ट from the alcohol, you give the treatment, they will stop, and after some time they will start again. And they are the manic patient, they are having mania.
और अगर आपने उनसे पेमेंट नहीं लिया तो आपका पेमेंट गया, ये समझ लेना। अगर आपने ड्रग एडिक्ट पेशेंट से अगर आपने कहा ठीक है इकट्ठा लास्ट में दे देना 1 महीने के बाद, तो अब तो 1 महीना हो गया, अब तो पेशेंट को पेमेंट भी देना है। अब पेमेंट देना है तो पेशेंट और बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, क्योंकि जब पैसे देने की बारी आती है तो कई लोगों की अलग अलग टेंडेंसीज होती है। सो दीज आर आई हैव फेस बिकॉज वन वन पेशेंट आई हैव एडमिटेड वेरी लॉन्ग बैक, मे बी 5-6 years बैक, ड्रग एडिक्ट। उसको 5-6 दिन हो गए, सारे पेरेंट उसको छोड़ के चले गए मेरे पास। पेशेंट उसके पेरेंट छोड़ के चले गए, कहा डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव टाइम, नाउ यू टेक केयर। अब पेशेंट ऐसे घूमे ऐसे whole the day he is walking like this, like like ghost, because he was not having any drug. Earlier he was taking the heroin, but no, not having any drug now. So when you are taking the drug addict patient, be careful, be careful. Definitely we are having de-addiction treatment. उसको पहले ही बता दो कि we are trying our best, but the treatment depends. The we can clap with the hands of two. So treatment depends what we do and what you do. ओके, तो दोनों मिलकर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपने सोचा कि अकेले हम आपको ठीक कर देंगे, ड्रग एडिक्ट पेशेंट के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर क्या हुआ, वो 3 दिन पेशेंट घूमा इधर उधर, ये बात है 5 से 6 साल पहले की, और चौथे दिन भाग गया क्योंकि उसको ड्रग चाहिए थी। उसकी जेब में पैसा नहीं था, तब भी वो ट्रेन से भाग के चला गया, अपने घर पहुंच गया। तो ड्रग एडिक्ट पेशेंट, बी केयरफुल। ओके, सो नाउ द प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको कमर में लंबो और सैक्रल रीजन में निडल ना लगाए, लोकल पॉइंट्स ना लगाए। द लेडी हु इज हैविंग द लेडी हु इज हैविंग डोंट पुट द निडल इन द एब्डोमेन। डेफिनेटली अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो पेट में हम निडल नहीं लगा सकते और बैक में भी नहीं लगा सकते। मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मींस कैंसर। जब हमें नहीं पता है कि भाई कहाँ कहाँ कैंसर फैल गया है, तो बॉडी में निडल ना लगाएं। यू कैन डू द ट्रीटमेंट डिस्टली, यू कैन पुट द निडल इन द ईयर, or you can put the needle somewhere else. Even you can put the needle in the sujok, but do not put needle in the body because we don't know. Because ये जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो बनाए गए हैं ना, वो निडल के हिसाब से बनाए गए हैं। तो निडल का हिसाब क्या होता है कि आप जब निडल इंसर्ट करते हो, सपोज सपोज अगर आप किसी को निडल लगाते हो और उस पार्ट में अगर कैंसर हुआ, तो वो चांसेस होते हैं स्प्रेड होने के। बट दोज हु आर सुजो प्रैक्टिशनर, दोज हु आर ऑरिकुलर प्रैक्टिशनर्स, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बॉडी में निडल लगाते हो, तो बस कैंसर के पेशेंट को, जिसकी बॉडी में कैंसर फैल चुका हो, उसको छोड़ देना। नहीं तो एलिगेशन भी लग सकता है कि आपने निडल लगाई और उसके कारण कैंसर फैला। ओके, सो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ है कि एक बच्चे ने सिक्का निगल लिया और आप बोलोगे लाओ मैं निडल से निकाल देता हूँ। सो इट्स नॉट पॉसिबल। द इफ समवन हैज टेकन द कोइन इनसाइड द स्टमक, then it's not possible that you can remove the coin with the help of needle. So if there is a mechanical problem, then we can't do anything. कई बार पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मान लो देयर इज एक्सीडेंटल केस, आफ्टर द एक्सीडेंट ही गॉट मल्टीपल फ्रैक्चर्स, so we can't do anything that time. So if the patient is surgical, then you have to send them to the orthopedic and for the surgery. Now very old and dying patient, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ही वृद्ध हो गया है और बिल्कुल मरने की कगार पर है और जो एकदम बिस्तर पे पड़ा है, एक्यूपंक्चर में है, इसको भी मना किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ आप, इसमें ट्रीटमेंट को लेके बोला गया, क्योंकि अगर आप पेशेंट को कुछ हो गया आपकी निडल लगाने के बाद, तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना लग जाए, वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। Now if you are doing the treatment for some patient, suppose सपोज आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि बाद में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए।
अब पेशेंट तो वैसे ही मरने की कगार पर है और आपने जाके कहा लाओ मैं कर देता हूँ ट्रीटमेंट, और पेशेंट चला गया। उस कंडीशन में कई बार एलिगेशन लग जाता है। तो अगर ऐसा पेशेंट है जब आपको लगता है कि देयर इज ए नो प्रॉब्लम इफ यू डू द ट्रीटमेंट, वेदर treatment go right or wrong, then you can choose the patient who is suffering with a cancer, the third stage disease, very old and dying patient, debilitated patient. बट अगर आपके कोई घर का व्यक्ति है, बूढ़ा है, उसको तो हम ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास वृद्ध लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ाने का भी ट्रीटमेंट है ही। सो व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन? द कॉम्प्लिकेशन मीन्स जब हम निडल लगाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो व्हेन वी पुट द निडल, ब्लीडिंग हो सकती है। एक्सक्यूज मी। तो जब हम निडल लगाते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो इट्स जस्ट प्रेस दिस पॉइंट एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। तो पॉइंट को प्रेस करके ब्लीडिंग को रोक दो। और कई बार क्या रहता है कि इन्फेक्शन हो गया, मान लो किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो जहां पर इन्फेक्शन है, जहां पर कहीं फोड़ा हो गया है, इफ देयर इज ए पल्स, इफ देयर इज ए इन्फेक्शन, देन डोंट पुट द निडल एट द सेम प्लेस। So if there is an infection, then don't put the needle. The meaning of infection here, like skin infection, so don't put the point there. But if we talk about the infection of corona, infection of pathogen, definitely we have lots of treatment of the for the infection. But this is the regarding the complication. तो कभी कभी क्या रहता है कि आपने निडल लगाई, और कई लोग कैटगट थेरेपी भी करते हैं। तो आफ्टर द निडलिंग, द पार्ट, if the part is having some problem, suppose वहां पर pus formation हो गया, after putting the needle, after doing the treatment, patient got some infection at that part. But this thing may happen when you use unhygienic needle, when you are using needles, if needles are not clean. So nowadays this problem is not there because we are using disposable needle. But earlier the acupuncturists were using the needle every time after boiling the needle, they were using the same needles earlier. तो पहले उन्हीं needles को बार बार यूज करते थे, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती थी। पर आजकल ये नहीं होता क्योंकि हम डिस्पोजेबल निडल का प्रयोग करते हैं। और दिस इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि फॉरगॉटन निडल, आपने 12 निडल लगाई और 11 ही निकाली, एक रह गई। पेशेंट ने आपको घर से फोन किया, डॉक्टर साहब एक निडल तो रह गई। तो उसको जब दर्द हुआ तब पता चला। तो ये हम कॉम्प्लिकेशंस मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पेन ड्यू टू अनस्किल्ड एक्यूपंक्चर, अभी आपने जरा जरा सा सीखा है एक्यूपंक्चर, तो थोड़ा सा पेशेंट को ज्यादा दर्द होगा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इनको थोड़ा सा संभाल के। अब हमें निडल कहाँ नहीं लगाना चाहिए, वेयर वी शुड नॉट पुट द निडल। जहां पर जल गया है उस एरिया में निडल मत लगाइए। जहां पर कोई घाव या अल्सर हो गया है वहां पर निडल मत लगाइए। दिस इज द प्रोहिबिटेड एरिया ऑफ द एक्यूपंक्चर, वहां पर। और कभी भी हम जेनिटल में निडल नहीं लगाते। टेस्टिस में, पेनिस में और वेजाइना में हम निडलिंग नहीं करते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव प्लेसेस होते हैं, तो कभी भी हम इन स्थानों को निडलिंग नहीं करते हैं। इनके आसपास कर सकते हैं। वी डोंट डू द निडलिंग इन द जेनिटेलिया, इन मेल एंड फीमेल जेनिटल पार्ट। ओके, वी डोंट निडल निपल्स, वी नेवर निडल निपल्स, इट्स ए हाईली सेंसिटिव प्लेस। इवन वी डोंट निडल द ब्रेस्ट, हम ब्रेस्ट को और निपल को निडल नहीं लगाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एरिया। द पॉइंट वेयर वी सी प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स, अगर आपने कहीं ब्लड वेसल्स देखी और वहां निडल नहीं लगाते तो आसपास लगाते हैं। सो वी पुट द निडल नियर बाय द ब्लड वेसल्स, बट वी डोंट पुट द निडल ऑन द ब्लड वेसल्स, अदरवाइज देयर इज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। और नाभि के ऊपर निडल नहीं लगाते हैं। हम मोक्सा कर सकते हैं, कपिंग कर सकते हैं। सो वी डोंट पुट द निडल इन द नेवल, नेवल, नेवल में, नाभि में कभी हम निडल नहीं लगाते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मॉक्सिवेशन कर सकते हैं। वी कैन डू द मॉक्सिवेशन हियर। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने समझा कि एक्यूपंक्चर के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एक्यूपंक्चर के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं,
और एक्यूपंक्चर के प्रोहिबिटेड एरिया क्या है। आज आपको क्विज के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे 12 बजे आप क्विज करिएगा, और जब तक आपको जिन लोगों को एक्सेस नहीं है वो मुझे कॉल करके या मैसेज करके जान लें कि उनको कैसे एक्सेस प्राप्त करना है, उनको कैसे एक्सेस लेना है, कैसे वो जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। कैटगट थेरेपी एक वो थेरेपी होती है जिसमें क्या होता है, एक सर्जिकल थ्रेड होता है, एक सर्जरी का धागा होता है, वो धागा जो टांके लगाने में यूज करते हैं। लेकिन आजकल धागे बहुत ही एडवांस किस्म के बन गए हैं जिन्हें कैटगट कहते हैं, क्योंकि वो धागे अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि पॉइंट के ऊपर आपने वो धागा लगा दिया, जैसे पॉइंट में आपने निडल डाली, जिसे टांका लगाते हैं, और वो धागा छोड़ दिया, वहां पर छोड़ दिया, तो क्या होगा कि धागा छोड़ने के बाद वो अपने आप पिघलता रहेगा, 1 महीने में पिघल जाएगा, लेकिन उस 1 महीने के दौरान उस पॉइंट को स्टिमुलेट करता रहेगा।